यदि इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के डेटा पर यदि नज़र डालें तो हम देखते हैं कि मई 2026 के 30 मई 2026 के एमएफआई के डेटा के अनुसार इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम 81.58 ट्रिलियन हो गया है। 81.58 ट्रिलियन का मतलब 81,58,000 करोड़ हो गया। ये जनाब 81.58 ट्रिलियन करके लगता है बहुत छोटा है, लेकिन 81,58,000 करोड़ ये एक बहुत बड़ा एसेट्स होते हैं। और यदि इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का पिछले 5 वर्षों का डेटा पर यदि हम नज़र डालते हैं तो हमें लगता है कि इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ के लिए ये फेज़ जिस फेज़ से गुजर रहे हैं वो डायनेमिक फेज़ है, जहाँ कि आपके पास म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटी हैं। बहुत सारे एएमसीज हैं, हर एएमसी में 20-30 स्कीम्स हैं, यानी आपके पास करीब 1400-1500 एवेन्यूज हैं आपको इन्वेस्ट करने के। और इसके साथ साथ जो एएमसीज हैं नए नए फंड्स लॉन्च कर रहे हैं एनएफओ के थ्रू, जहाँ की एनएफओ के थ्रू लॉन्च भी कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स को ये अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं 10 रुपये के एनएवी के यूनिट्स आपको अलॉट करूँगा, जबकि एग्जिस्टिंग फंड्स जो हैं बाज़ार में उसकी कीमत 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये हैं। और इस लिहाज से वो अट्रैक्ट करते हैं कि वो 500 का बिक रहा है, मैं 10 रुपये का दूंगा। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें कि घोड़े की तुलना गधे से नहीं की जा सकती। उदाहरण के तौर पे हम निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड की बातें करते हैं, जिसकी एनएवी कल के डेट में 4,508 रुपये के आसपास है। और कोई एनएफओ यदि मिड कैप सेगमेंट में लॉन्च होता है तो वो 10 रुपये के यूनिट्स अलॉट करती है, यानी उसकी एनएवी 10 रुपये की होगी। जनाब, ये एनएवी है, एनएवी का मतलब नेट एसेट वैल्यू। इसकी कीमत आंकी जाती है कि उस एक यूनिट में अंडरलाइंग एसेट्स जो हैं उसकी वैल्यू कितनी है। यानी निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड की जो एक यूनिट्स होंगी उसमें जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं, जो भी स्टॉक्स हैं, उस स्टॉक्स की वैल्यू 4,508 रुपये है, जबकि जो नए फंड लॉन्च हो रहे हैं उसकी केवल 10 रुपये है। तो जनाब ये ध्यान रखें, आप एनएफओ में आप इन्वेस्ट करें, आप देख लें कि इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, लेकिन इस लालच में इन्वेस्ट ना करें कि ये 10 रुपये की बिक रही है और बाज़ार में जो है वो 400, 500, 800 रुपये की बिक रही है तो हमें ये सस्ता मिले। ये सस्ता कतई नहीं है। आपको यदि ये अनुभव पसंद है बिल्कुल इन्वेस्ट करें आप, लेकिन नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ कि ये सस्ता मिल रहा है। लेकिन असली सवाल है कि आखिर हम अपने पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड को रखें। सामान्य अवस्था में क्या होता है कि जब हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था तो जितना अकल था उसके हिसाब से हर लोग अपने स्टार्ट करते हैं। उसके कुछ दिनों के बाद कुछ पड़ोसी बताते हैं कि ये फ़ंड अच्छा है, फिर कहीं बातचीत होती है वो कहते हैं वो फ़ंड अच्छा है, फिर कहीं हम सोशल मीडिया पे कुछ रिकमेंडेशन देख लेते हैं तो वो फ़ंड में इन्वेस्ट कर देते हैं और एक समय ऐसा आता है कि आपका पोर्टफोलियो ओवर क्राउडेड हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर आपके पोर्टफोलियो में कितने फंड्स होने चाहिए जिससे कि आपको बेहतर रिटर्न मिल सके। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टेक्सविन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहले बात कर रहा था कि आखिर सवाल है कि कितने म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। इस पर आगे चर्चा करने के पहले ये देख लें कि जब आपके सबके कहने पर, कभी अपने मन से, कभी अपने फ्रेंड्स के रिकमेंडेशन के हिसाब से, कभी सोशल मीडिया के रिकमेंडेशन के हिसाब से, कभी कहीं और कुछ सुन लिया उसके हिसाब से, जब आप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि आपका पोर्टफोलियो ओवर क्राउडेड हो जाता है। और हम ये क्यों कहते हैं कि कितने होने चाहिए? भाई 100-50 भी हो सकते हैं, क्या दिक्कत नहीं है जनाब। 100-50 करने से सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, या यूँ कह लें कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि इसमें जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन मिलता है आपको। मतलब कई तरह के एसेट्स में ये इन्वेस्ट होते हैं सो दैट कि यदि मार्केट कल क्रैश कर जाए या कल कुछ अच्छा हो जाए आपको एवरेज रिटर्न आपको लगातार मिलती रहे। लेकिन जब 10-15 फंड हो जाते हैं यानी ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है तो ये रिटर्न डाइल्यूट हो जाता है। रिटर्न डाइल्यूट होने का कारण है ओवरलैपिंग। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये ओवरलैपिंग है क्या? जनाब, ओवरलैपिंग का सिंपल मतलब, जैसे आपने फंड ए में इन्वेस्ट किया, फंड बी में इन्वेस्ट किया, फंड ए में भी 10 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फंड बी में 15 में कर रहे हैं, तो आप यदि दोनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पैसे
25 स्टॉक में इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि भाई ये डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। और यदि ऐसा हो कि फंड ए का जो 10 फंड है वो 10 के 10 फंड कॉमन है फंड बी में, तो जनाब टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो केवल 15 स्टॉक में हो रहे हैं, 25 स्टॉक में नहीं हो रहे हैं, बिकॉज उसमें 10 स्टॉक्स जो हैं वो कॉमन है और इसी को कहते हैं ओवरलैपिंग। ये तो नंबर ऑफ स्टॉक्स के हिसाब से ओवरलैपिंग बताया, लेकिन हम यहाँ बात करते हैं उसके वेट के बेसिस पे। तो इससे होता क्या है कि जैसे मैंने बताया कि इससे इन्वेस्टमेंट आपका सेम स्टॉक्स में होता है और डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता। उदाहरण के तौर पे यदि हम लार्ज कैप सेगमेंट के 2 फंड्स की बातें करें, एक्सिस का लार्ज कैप फंड और कैनरा रोबेको का लार्ज कैप फंड, ये दोनों ही लार्ज कैप के फंड हैं। इसकी ओवरलैपिंग 73% है। अब इसको यदि सिंपल वे में ट्रांसलेट करें तो हम ये कह सकते हैं कि यदि आपने 5,000 रुपये एक्सिस लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया और 5,000 रुपये कैनरा रोबेको लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट किया, तो आपको लगा कि 5,000 कहीं और किया, 5,000 कहीं और किया, लेकिन चूंकि इसका ओवरलैपिंग 73% है, इसका मतलब 10,000 रुपये में से 7,300 रुपये सेम सेट ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो रहे हैं आपके, और बाकी रेवेन्यू जो 2,700 बचता है वो डिफरेंट सेट ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो रहा है। तो जनाब ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ, बिकॉज कि 10,000 में से 7,300 केवल सेम सेट ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो इससे होता क्या है कि यदि मार्केट दायां बायां होता है तो आपका रिटर्न जो है वो डाइल्यूट हो जाता है। इसी तरह से मिड कैप सेगमेंट में 2 फंड हैं, एक्सिस का मिड कैप और कोटक महिंद्रा का मिड कैप। इनका ओवरलैपिंग परसेंटेज 42% है, यानी 5-5 हज़ार रुपये दोनों में इन्वेस्ट किया तो यहाँ 4,200 रुपये सेम सेट ऑफ स्टॉक में इन्वेस्ट होंगे और 5,800 रुपये डिफरेंट सेट ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट होंगे। तो ये देख लें कि ओवरलैपिंग ना हो, और ये तो मैंने विद इन सेगमेंट बताया ओवरलैपिंग, लेकिन कभी कभी इंटर सेगमेंट की ओवरलैपिंग भी देखी गई है। इसका मतलब कि मिड कैप के एक फंड की ओवरलैपिंग हो रही है स्मॉल कैप या दूसरे सेगमेंट के किसी पार्टिकुलर फंड से। आप ये देख लें कि इन्वेस्टमेंट करते समय ये ध्यान रखें कि भाई आपके पास जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है और जो इन्वेस्टमेंट करने की आप जिसमें सोच रहे हैं दोनों की ओवरलैपिंग नहीं हो। हालांकि ये कहना है कि जीरो ओवरलैपिंग है, ये संभव नहीं है, बिकॉज जैसे लार्ज कैप की बातें हैं जनाब, टोटल तो 100 स्टॉक्स ही हैं, उसी में सबको इन्वेस्ट करना है, तो ओवरलैपिंग कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। लेकिन ये ओवरलैपिंग इतना अधिक ना हो जाए कि हमें लगे कि फंड्स तो हमारे पास 4-5 हैं और सारे पैसे एक ही जगह इन्वेस्ट हो रहे हैं। अब असली सवाल कि ये तो बता दिया हमने कि ओवर रिकॉर्डिंग से क्या दिक्कतें होती हैं, लेकिन आखिर होना कितना चाहिए। मेरे विचार से या एक्सपर्ट की राय में भी कहा जाता है कि आपके पोर्टफोलियो में 5 से 7 फंड होने चाहिए, और जितना भी आपका पोर्टफोलियो है उसमें से 65 to 70% आपका लार्ज कैप में, फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में, वैल्यू फंड में और कंट्रा फंड में, ये 4 सेगमेंट में आपका 65 to 70% पोर्टफोलियो का इन्वेस्ट होना चाहिए। अब बाकी जो सेटेलाइट पोर्शन बचता है 30 to 35%, उसमें आप एग्रेसिव हाइब्रिड और मिड कैप फंड में उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस हिसाब से देखते हैं कि यहाँ 6 फंड हुए, और इसके बाद यदि आपका रिस्क प्रोफाइल काफ़ी हाई है, यानी काफ़ी अधिक रिस्क ले सकते हैं, तो आप स्मॉल कैप भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप चाहते हैं कि टैक्स एडवांटेज लें हम, इसके लिए इन्वेस्ट करें, तो इसके लिए ELSS भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावे यदि आप चाहें तो गोल्ड फंड वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये 5, 6, 7 के आसपास, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखें। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि यदि इस डाइवर्सिफिकेशन, ये 5-7 फंड आप अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं, तो इसका टाइम हॉरिजन 7-8 साल 10 साल से कम नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि कम टाइम हॉरिजन में, कम समय सीमा में भी आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए, लेकिन यदि अच्छे रिटर्न की आशा रखते हैं तो 7-8-10 साल से कम का टाइम हॉरिजन आपके पास नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, ना ही म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूँ, ना ही मेरे पास MFI के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, ना ही मैंने SEBI के कोई एग्जाम इस कॉन्टेक्स्ट में पास किए हुए हैं, ना ही मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई क्लासेस चला करते हैं इन्वेस्टमेंट या टैक्सेशन पे, ना ही मेरे कोई वेबसाइट हैं। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, यदि मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, और यदि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। और नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ ये ज़रूर बताएं कि आप हमारे विचारों से सहमत क्यों नहीं हैं। थैंक यू।